Hello and good morning everyone. I welcome you all at Doers IAS. I hope everyone is doing well. So today is 7th February 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IAS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो नाउ द फर्स्ट आर्टिकल इज 11 killed 149 injured in massive blast at Mani MP firecrackers unit. सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हम बात करते हैं किसके मध्य प्रदेश के हरदा डिस्ट्रिक्ट में एक फायर क्रैकर्स की फैक्ट्री थी जिसमें यहाँ पर आग लगने के कारण बहुत ही ज़्यादा मैसिव फायर होता है और ड्यू टू दैट थिंग 11 पीपल डाइड एंड 149 वर इंजर्ड. तो इसमें 11 लोगों की जान जा चुकी है एंड 149 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर क्या है, इंजर्ड हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है. जो भी वर्कर्स वहाँ पे अभी भी ट्रैप्ड हैं डेब्रिस में और सारी चीज़ों बिल्डिंग के नीचे, तो उन्हें यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है. ऑल दो यहाँ पर जितने भी हाउस एंड विसिटीज हैं उन्हें इवैक्यूएट किया जा रहा है. FIR यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी हैं उन्होंने एक पैनल फॉर्म किया है कि ओवरसीज द प्रॉब, ये मतलब ये जो पूरी सिचुएशन हुई है कैसे हुई इसके अकेंड में FIR भी फाइल की गई है और इसके लिए पैनल भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है कि ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है इसको क्या किया जाएगा, यहाँ पर ओवरसी किया जाएगा, इसको देखा जाएगा. ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. उत्तराखंड टेबल्स UCC बिल इन असेंबली. यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको बिल, ये जो बिल है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, उत्तराखंड की असेंबली में क्या किया जाएगा, यहाँ पर टेबल किया जाएगा, सामने रखा जाएगा. ओके, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इससे हमने मतलब कि अभी उन्होंने क्या किया था, पहले एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के द्वारा यहाँ पर ये कहा गया था कि इसमें देखिए क्या हम स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड को ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं. तो ये कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट कुछ दिनों पहले यहाँ पे सबमिट की थी, हमने डिस्कस किया था. अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है आप सभी को पता है. यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसमें हम बात करते हैं कौन सा आर्टिकल है, तो आप देखेंगे DPSP का आर्टिकल 44 सेज इट्स लेड डाउन दैट द स्टेट शैल इंडेवर टू सिक्योर UCC फॉर द सिटीजन्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. यहाँ पर स्टेट्स के पास क्या है, आपकी पावर है, मतलब कि हम उनको क्या करते हैं, एक तरीके से डायरेक्टिव्स देते हैं. इसलिए इसको हमने देखिए सिविल कोड में रखा है, DPSP में रखा है कि ये हमारे स्टेट्स के लिए डायरेक्शंस हैं कि स्टेट्स ऐसा कर सकता है. इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमने इसको नहीं किया क्योंकि आफ्टर द इंडिपेंडेंस अगर हम इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आते तो ऑलरेडी हमारे स्टेट की, हमारी कंट्री की जो सिचुएशन थी इतनी ज़्यादा खराब थी, यहाँ पर पार्टीशन हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. अगर हम उस टाइम पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आते सो इट माइट क्रिएट अ सम ह्यूज प्रॉब्लम है. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था हमारे लिए, बहुत बड़ी हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज को इम्पोज कर सकता था. ड्यू टू दैट रीजन हम यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लेकर आए. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, इतना ये न्यूज़ में क्यों है और इसके लिए इतना कंसर्न क्यों है ना. सो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज जैसे कि आपके कुछ मैटर्स है, फॉर एग्जाम्पल मैरिज, शादी का हुआ, डाइवोर्स का यहाँ पे मैटर आता है. ओके, डाइवोर्स, उसके बाद आता है आपका इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी राइट्स. सो इन सभी के लिए आपके क्या होंगे, कॉमन लॉ होंगे. अभी यहाँ पर ये जो सारे मैटर्स हैं किस बेसिस पर चलते हैं, जो हमारे पर्सनल लॉज होते हैं. लाइक हिंदूज के यहाँ पे पर्सनल लॉज है, मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं, क्रिश्चियन के यहाँ पे अलग लॉज हैं, बुद्धिज्म के अलग लॉज हैं, जैनिज्म के अलग लॉज हैं. तो उनकी शादी का, उनके डाइवोर्स का जो तरीका है, इनहेरिटेंस का है कि मतलब ये जो प्रॉपर्टी है वो किसके पास जाएगी, प्रॉपर्टी जो राइट्स हैं. सो इन सब के लिए जितने भी आपके मैटर्स हैं, फॉर ऑल दीज मैटर देयर आर डिफरेंट पर्सनल लॉज अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन. मतलब रिलीजियस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो सबके लिए यहाँ पे डाइवोर्स का अलग प्रोविजन है, मैरिज का अलग प्रोविजन है. ओके, सो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है सो इन यूनिफॉर्म सिविल कोड व्हाट विल हैपन, मैरिज के लिए, डाइवोर्स के लिए, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, ये जितने भी आपके एडॉप्शन, सॉरी इसमें एडॉप्शन तो हम भूल ही गए हैं, एडॉप्शन की भी इसको भी ऐड करना है. सो इन सब के लिए आपका सिर्फ एक लॉ होगा. देयर विल बी अ सिंगल लॉ फॉर ऑल दीज मैटर्स. आप शादी जिस तरीके से, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, किसी भी आप रिलीजन से यहाँ पे बिलोंग करते हैं, शादी का तरीका एक जैसा होगा. आई मीन जो उसमें जो लॉज होंगे, जो वे होगा वो एक जैसा होगा. डाइवोर्स के लिए यहाँ पर एक लॉ होगा, प्रॉपर्टी के लिए, एडॉप्शन के लिए, सबके लिए यहाँ पे एक तरीका होगा. सो यूनिफॉर्म सिविल कोड आया. अब हम उत्तराखंड की बात करते हैं.
उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को असेंबली के सामने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। और इसमें अब देखिए क्या क्या जो आपकी बात करते हैं कि क्या सिर्फ उत्तराखंड अभी ऐसा पहला स्टेट होगा। The Uttarakhand will become the first state in independent India to enact a uniform law on all the communities। तो आपका अगर ये बिल पास हो जाता है उत्तराखंड की असेंबली में, सो उत्तराखंड विल बिकेम अ फर्स्ट स्टेट इंडिपेंडेंट इंडिया का जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या किया गया होगा, आपका इनेक्ट किया गया होगा। ठीक है, फिर इसमें बात करते हैं इवन गोवा में, इनफैक्ट गोवा ऑल्सो हैज अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर पीपल फॉर ऑल रिलीजियस एज इट रिटेन द पोर्टुगीज सिविल कोड ऑफ 1867 एंड आफ्टर इट लिबरेशन इन 1961। सो 1961 में आफ्टर द लिबरेशन उन्होंने क्या किया था, जो पोर्टुगीज सिविल कोड था उसी को ही रिटेन करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में आपका है, ये आपको याद रखना है। वन मोर थिंग, इस कोड में मतलब कि आपका जो उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड ये जो टेबल किया है इसमें क्या क्या प्रोविजंस है। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा उत्तराखंड में 2.9% जो पॉपुलेशन है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन, बट दे हैव एक्सक्लूडेड, दे हैव बीन नॉट केप्ट ट्राइबल्स इन द एम्बिट ऑफ दिस बिल। इस बिल के एम्बिट में ट्राइबल्स को नहीं रखा गया है। उसके बाद इसमें जैसे कि आपकी ईवल प्रैक्टिसेस सच एज हलाला, इद्दत, इन सबको यहाँ पर क्या किया है, पूरी तरीके से बैन करने की बात की है। अपार्ट फ्रॉम मैटर्स रिलेटेड टू डाइवोर्स द बिल हैज प्रोविजन लिव इन रिलेशनशिप एंड प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस। यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप के आपके प्रोविजंस हैं और प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के हैं। अंडर द यूसीसी मैरिज विल बी ओनली टेक प्लेस बिटवीन वन मैन एंड वन वुमेन। यहाँ पर अब देखिए ये थोड़ा सा आ जाता है। अब देखिए फर्दर अभी ये बिल पास होता है कि नहीं, ये हमारे लिए देखने वाली बात होगी कि अगर बिल पास हो जाता है तो फर्दर इसमें हम देखेंगे क्या क्या चीजें चेंजेस आते हैं। यहाँ पे जो बॉयज है और गर्ल्स की वहाँ पर एज जो है गर्ल्स की 18 ईयर्स एंड बॉयज फॉर बॉयज इट इज फॉर 21 ईयर्स। चिल्ड्रन की यहाँ पे जो राइट्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके अडॉप्शन के लिए यहाँ पे लेजिटिमेट और इनलेजिटिमेट जो राइट्स हैं, मतलब क्या चीज़ें उनके लिए लेजिटिमेट है और कौन सी चीज़ें यहाँ पर इलेजिटिमेट है, ये यहाँ पर रखा गया है। ओके, सो आई होप नाउ दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए मूव करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा सेकंड आर्टिकल। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज यूनियन गवर्नमेंट्स रिंग्स ऑन फाइनेंशियल ट्रांसफर ऑफ स्टेट टू स्टेट। सो ओके, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यूनियन गवर्नमेंट से आपका पैसा कहाँ आता है, स्टेट गवर्नमेंट में आता है। ठीक है, फिर हम देखिए आपका जो फाइनेंस कमीशन होता है उसका काम क्या होता है, एलोकेशन ऑफ, है ना, जो भी आपका फाइनेंस होता है उसका एलोकेशन टू द स्टेट। अब फाइनेंस कमीशन के दो काम होते हैं। किस तरीके से दो काम अगर हम बात करते हैं, ये हुआ आपका फाइनेंस कमीशन। एक होता है, इसका रोल होता है हॉरिजेंटल रोल। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है आपका, मेनली आपका सेंटर से पैसा कहाँ जा रहा है, फाइनेंस जो रेवेन्यू है कहाँ जा रहा है, स्टेट के पास। ठीक है, नाउ अब वर्टिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पर क्या होगा, देखिए एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और दूसरा होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखिए सेंटर के पास यहाँ पर 100% रेवेन्यू आ रहा है, उस रेवेन्यू में से 42% हमने क्या किया, स्टेट्स को दे दिया। अब इस 41% में से किस स्टेट को कितना रेवेन्यू मिलेगा, कितना फाइनेंस मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, ये डिसाइड करने का काम किसका होता है, आपका फाइनेंस कमीशन का होता है। ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं किसकी, 13 फाइनेंस कमीशन की। सो इन 13 फाइनेंस कमीशन कह सकते हैं आपका जो स्टेट का यहाँ पर जो रोल था, स्टेट के लिए यहाँ पर जो एलोकेशन था इट वाज 32%, बट 14 फाइनेंस कमीशन आती है वो क्या करती है, इसको 42% कर देती है, डायरेक्टली यहाँ पर 10% इंक्रीज करती है। देन यहाँ पे 15 फाइनेंस कमीशन आती है, 15 फाइनेंस कमीशन क्या करती है, 42 से 41 यहाँ पर कर देती है। क्यों कर देती है 41, बिकॉज पहले जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था, नाउ जम्मू एंड कश्मीर क्या बन चुका है, एक यूनियन टेरिटरी, और लेह और आपका जो लद्दाख है वो दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो चुका है, इसलिए इसे 42% से कितना कर दिया गया है, 41% कर दिया है। ठीक है, इससे हमने ये देखा कि धीरे धीरे आपका जो स्टेट का है ना, मतलब उन्होंने यहाँ पे जो फाइनेंस उसको धीरे धीरे कम करते गए। नाउ सम बेसिक यहाँ पे मैथ्स है, टैक्स रेवेन्यू के सारी चीजें हैं। ये जो नेट टैक्स रेवेन्यू होता है यूनियन गवर्नमेंट का, सो द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस एंड द नेट टैक्स रेवेन्यू इंक्लूडेड। अगर हम ग्रॉस और नेट टैक्स रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसमें जो आपका कलेक्शन कॉस्ट होता है, टैक्स रेवेन्यू, यहाँ पर जो यूनियन टेरिटरीज को रिवाइन किए गए हैं, सेस होते हैं, सर चार्जेस होते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। हमने अभी देखा कि जो 15 फाइनेंस कमीशन है उन्होंने क्या किया, रिकमेंडेशंस दी, 42 से ये 41% रेस्पेक्टिवली शेयर्स जाएंगे स्टेट्स को। नाउ
उसके बाद हम देखते हैं जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट मोर देन डबल वाइल द स्टेट शेयर ऑफ स्टेट जस्ट डबल। अब इसमें देखिए हम ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू की बात करते हैं यूनियन गवर्नमेंट की, वो डबल है, और जो भी यहाँ पर स्टेट के शेयर्स हैं वो भी डबल होने चाहिए। अगर जब स्टेट का मतलब सेंटर के पास पैसा ज्यादा आ रहा है तो उन्हें भी स्टेट को ज्यादा देना चाहिए ना, उनके भी काम हो सकते हैं। नाउ ग्रांट्स एंड एड्स की बात करते हैं। स्टेट इज अनदर स्टैट्यूटरी ग्रांट रिकमेंडेड बाय फाइनेंस कमीशन। जो आपकी फाइनेंस कमीशन होती है वो ग्रांट्स एंड एड्स भी प्रोवाइड करती है आपके स्टेट्स को। नाउ अब दूसरा तरीका क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पर जो सेंटर है वो स्टेट्स को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, उनका शेयर यहाँ पर देती है। तो इसके दो तरीके हो जाते हैं। पहला क्या होता है, मोर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। यहाँ पर हमने ये देखा कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, हम बात करते हैं जो फंड है उसमें हमें सेंट्रलाइजेशन ज्यादा देखने को मिलता है। कैसे, क्योंकि देखिए स्टेट्स के पास पैसा जा रहा है लेकिन किसके थ्रू जा रहा है, यहाँ पे दो बेसिस पर जा रहा है, मतलब कि दो रूट के थ्रू जा रहा है। एक है आपके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। ये आपकी टू टाइप्स की स्कीम होती हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती हैं उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, सो द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आर दो स्कीम्स विच आर डायरेक्टली funded provide partial funding and another part is to be committed by states। आपकी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है, मतलब सेंटर ने क्या किया है, ये पर्टिकुलर XYZ स्कीम को स्पॉन्सर किया है। अब इसमें क्या होगा, ये XYZ स्कीम में 50% आपका फॉर एग्जांपल अभी हम 50-50 का मान रहे हैं कि 50% यहाँ पर क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और 50% यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को खुद से क्या करना होगा, अपना इस स्कीम के लिए यहाँ पर फाइनेंस प्रोवाइड करना होगा। यहाँ पर कभी कभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है 60% कर देती है, स्टेट को यहाँ पे 40% ही कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या है, ये स्कीम सेंटर के द्वारा आपकी स्पॉन्सर्ड की गई है। इसमें सेंटर की पार्शियल फंडिंग होगी और जो अनदर पार्ट है वो दैट इज टू बी कमिटेड बाय द स्टेट्स। ओके आपका ये क्लियर हुआ। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इसमें सेंटर का रोल बढ़ा है। पहले इट वाज 2.04 लाख करोड़ रुपीस, नाउ इट इज 4.7 लाख करोड़ रुपीस थ्रू 59 CSS। यहाँ पर थ्रू 59 आपकी जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उसके थ्रू यहाँ पर ये जो एलोकेशन है वो इंक्रीज हुआ है। नाउ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट स्कीम द हमारी कौन सी स्कीम आ जाती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स आर दोज स्कीम विच आर फुली फंडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन सेक्टर्स वेयर द यूनियन गवर्नमेंट है एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव। अब इसमें ये कहा जा रहा था आपकी जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम कौन सी होती हैं, जो फुली फंडेड होती हैं बाय द यूनियन गवर्नमेंट, है ना। मतलब एक स्कीम हम ऐसे लेकर आ रहे हैं जिसमें आपका स्टेट का भी रोल है और आपका सेंटर का भी रोल है, दोनों यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस स्कीम में। बट सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है आपकी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अगर हम इस स्कीम की बात करते हैं, सो इन दैट टाइप ऑफ स्कीम जितनी भी आपकी जितना भी जो भी फंड है टोटली इट वाज फंडेड बाय द आपकी फुली फंडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। आपकी यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, फंड करती है। इसमें मतलब कि वहां पर फंड करती है जिसमें एक्सक्लूसिव लेजिस्लेशन होता है, इंस्टीट्यूशन कंट्रोल होता है यूनियन गवर्नमेंट का, तो उस एरिया पर क्या करती है यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड करती है। सो द एलोकेशन फॉर CSS स्कीम इंक्रीज फ्रॉम 5.21 लाख करोड़ टू 14.68 लाख करोड़ इन 2023 एंड 24। तो अगर हम बात करते हैं एलोकेशन फॉर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, इसमें यहाँ पर जो सेंटर का आपका जो एलोकेशन है वो इंक्रीज हुआ है कितना, 5.21 लाख से 14.68 लाख रुपीस। तो हमने यहाँ पर देखा टोटल यहाँ पर 700 स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया गया है। ये डेटा है आपका पूरे 15-16 से लेकर 2023 एंड 24 के बीच का। ओके सो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो किसमें हो रहा है, आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में। मतलब यहाँ पर ज्यादातर जो स्कीम्स है वो कैसी हैं, जो फंड है वो यहाँ पर सेंट्रलाइज है आपका। ओके सो स्कोप फॉर एंटी फेडरल फिजिकल पॉलिसीज। तो यहाँ पर क्या है, जो एंटी फेडरल फिजिकल पॉलिसीज है उसका स्कोप आज के टाइम पर ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब कि इन द सेंस कि जो हमारे मतलब कि डायरेक्टली यहाँ पर स्टेट्स को फंड नहीं जा रहा है, कैसे जा रहा है, थ्रू द वेरियस सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के थ्रू यहाँ पर फंड जा रहा है। तो द फाइनेंशियल ट्रांसफर थ्रू सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स एंड सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम आर नॉन स्टैट्यूटरी ट्रांसफर एज दे आर बेस्ड ऑन नीदर एनी लीगल प्रोविजन नॉर एनी फॉर्मूला डिटरमाइंड बाय द फाइनेंस कमीशन। तो यहाँ पर जो स्टेट को फाइनेंस का एलोकेशन ट्रांसफर हो रहा है वो फाइनेंस कमीशन ने तो डिटरमाइन नहीं किया, उनके फॉर्मूले पर तो नहीं जा रहा है ना। सो दिस नॉन स्टैट्यूटरी ग्रांट फॉर्म्स 12.6% ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। ये जो आपका ये पूरा जो आपका स्कीम्स के थ्रू
जो सेंटर के पास स्टेट के पास फाइनेंस ट्रांसफर होता है इसे हम कहते हैं नॉन स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, और इसका जो यहाँ पर पूरा अगर हम फॉर्म देखते हैं तो इट इज 12.6%। ये हमें यहाँ पर ध्यान देना है इसकी बात। सो दिस रिड्यूस द फ्रीडम, इससे क्या होता है जो स्टेट का फ्रीडम है कंडक्टिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर की वो कहाँ यहाँ पर कंडक्ट करना चाहते हैं। अब देखिए स्टेट्स की भी कुछ पर्सनल स्कीम्स होती हैं कि हमें अपने स्टेट्स में ये करना है, उसके लिए उन्हें फंड चाहिए, बट ड्यू टू दिस थिंग हमने क्या देखा कि स्टेट की जो फ्रीडम है धीरे धीरे वो क्या हो रही है, वॉलेट हो रही है, क्योंकि उन्हें यहाँ पर स्कीम्स के थ्रू ग्रांट्स दिए जा रहे हैं, एलोकेशन हो रहा है, डायरेक्टली उनके पास यहाँ पर ग्रांट्स नहीं आ रहे हैं। ओके, सो द यूनियन गवर्नमेंट एंडोर द फिजिकल डेफिसिट टू द एक्सटेंट ऑफ 5.9% of the GDP. Thus, the union government wield enormous financial power with limited expenditure responsibilities. Further, the 15th Finance Commission noted that the union government has argued for the downward revision of states. यहाँ पर 15th Finance Commission ने ये भी नोट किया है कि यूनियन गवर्नमेंट ने ये आर्ग्यूमेंट दिया है कि वो क्या करना चाहते हैं, जो डाउनवर्ड रिवीजन है, मतलब सेंटर से स्टेट के पास जो पैसा जा रहा है 41% की हम जो बात कर रहे हैं, इसे भी क्या किया जाएगा, आपका रिवाइज किया जाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। अब थोड़ा सा हम फाइनेंस कमीशन के बारे में देख लेते हैं। व्हाट इज दिस फाइनेंस कमीशन? सो दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसे अंडर आर्टिकल 280 के तहत क्या किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, विच इट हैज़ द, इसका मेन रोल क्या है, डिफाइन द सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। सेंटर स्टेट के जो फाइनेंशियल रिलेशन है उन्हें डिफाइन करने के लिए आपकी फाइनेंस कमीशन यहाँ पर होती है। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कब स्टैब्लिश हुए थे? इट वॉज इन 1951। Okay, so individual commission operate under the terms of reference which are different for every commission, and they define the terms of qualification, appointment and disqualification, the term eligibility and powers of the finance commission. ओके, रोल्स क्या होते हैं फाइनेंस कमीशन का? रोल यही है, हमने अभी देखा कि शेयरिंग ऑफ सेंट्रल टैक्सेस विद स्टेट्स, यहाँ पर जो सेंटर के टैक्सेस हैं तो उनको कैसे स्टेट के साथ आपका शेयर करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल ग्रांट्स टू द स्टेट्स, यहाँ पर जो सेंट्रल ग्रांट्स हैं कैसे स्टेट्स बिटवीन द अमंग द स्टेट्स उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो दीज आर सम वर्क्स रोल ऑफ द फाइनेंस कमीशन। आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। अब देखिए यहाँ पर जो क्राइटेरियाज भी डिफाइन होता है कि इनकम डिस्टेंस कितना है एरिया के बेसिस पर, कि स्टेट्स को, किस स्टेट को कितना पैसा मिलेगा, तो ये हमें कैसा पता चलेगा? तो हम ये देखेंगे कौन से स्टेट का साइज कितना बड़ा है, वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ का डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कितना है, फॉरेस्ट कवरेज एरिया कितना है, क्योंकि किस स्टेट में हमने देखते हैं फॉरेस्ट ज़्यादा होता है तो उसके लिए हम अलग से क्या करते हैं, फंड के लिए एलोकेशन करते हैं, फॉरेस्ट इकोलॉजी, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और उस बेसिस पर यहाँ पर फंड्स को एलोकेट किया जाता है। आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज, देखिए ये थोड़ा सा आपका ये आर्टिकल आप कह सकते हैं ऐसे के बेसिस पर है, अंडरस्टैंडिंग द नॉइजेंस ऑफ द लिबरल आर्ट्स। अब इसमें ही कहा जा रहा है कि जो लिबरल आर्ट्स को अगर हम समझते हैं तो ये हमारी क्या करता है, एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना, जो भी आपकी राइट विंग्स आर्टिकुलेशंस है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, इसको यहाँ पर क्या करता है, पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करने में हमारी कोशिश करता है और उसे हटाता है। सो अ लिबरल आर्ट एजुकेशन सीक्स टू इनेबल स्टूडेंट्स एंड फ्यूचर लीडर्स टू अंडरस्टैंड कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम इन कंटेक्स्ट। तो यहाँ पर जो लिबरल आर्ट होता है, लिबरल आर्ट एजुकेशन का मेन यहाँ पर मोटिव ये होता है कि वो क्या कर सके, कोई भी यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम है ना, उसको यहाँ पर समझे और समझने के बाद इसका फ्यूचर में क्या एस्पेक्ट होगा, फ्यूचर में क्या चीजें रहने वाली। फॉर एग्जांपल अगर आज इजराइल और गाजा का वॉर यहाँ पर चल रहा है, पैलेस्तीन के बीच में यहाँ पर ये इशू है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस यहाँ पर चल रहा है, तो इस सिचुएशन को हम क्या करें, अंडरस्टैंड करें एंड फ्यूचर में क्या होने वाला है उसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो ये लिबरल आर्ट क्या करता है, आपका लिबरल आर्ट एजुकेशन, ये हमें ये सीखने में हमारी हेल्प करता है। सो दिस इज टू सजेस्ट दैट टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू एनी सिचुएशन वी मस्ट एंगेज विद द हिस्टोरिकल, sociological, economic and psychological context. Such as approach would necessitate openness, require an ability to comprehend a problem फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव। तो ये क्या करता है, हमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच प्रोवाइड करता है, ओपननेस प्रोवाइड करता है, जिससे हम मल्टीपल जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनको देखते हुए क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं एंड व्हाट गोइंग टू बी हैपन इन फ्यूचर दैट वुड बी प्रिडिक्टेड। हम उस चीज को क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। So this is why a historian may have a stronger and clearer opinion about present crisis than someone in non-liberal art field. तो इसमें कहा जाता है कि आपने कुछ historians का सुना होगा
उन्होंने पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि इन फ्यूचर दिस इज गोइंग टू बी हैपन, है ना, ये फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। तो उन्हें कैसे पता चला? क्योंकि वो लिबरल फील्ड से आते थे, है ना, लिबरल आर्ट फील्ड से आते थे। उन्होंने जितने भी मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हैं उन्हें यहाँ पे कॉम्प्रिहेंड किया और उस बेसिस पर जो प्रॉब्लम है उसे कॉम्प्रिहेंड किया, एंड उसके बेसिस पर उन्होंने क्या किया, चीजों को प्रेडिक्ट कर लिया कि इन फ्यूचर दैट क्राइसिस इज गोइंग टू बी अराइज। सो ये सारी चीजें हैं। तो इसमें देखिए यही कहा जा रहा है कि ये सब्जेक्ट ऑफ आइडेंटिटी की बात हो जाती है। अगर हम पीपल की आइडेंटिटी की बात करते हैं तो उसका जो आइडेंटिटी होता है वो किससे लिंक होता है? उसके रीजन से, नेशन से, रिलीजियस, जेंडर और अदर यहाँ पे मार्कर होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ का है तो आपको देखकर कोई पर्सन बता सकता है कि हाँ आप इंडिया से हैं। आपकी लैंग्वेज को देखकर वो यहाँ पर बता सकते हैं कि आपकी लैंग्वेज ये बता रही, इट मीन्स आप इंडिया से हैं, आप ऐसा बोल रहे हैं। अगर इंडिया में भी अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में आपको डाइवर्स कल्चर देखने को मिलता है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। वहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, जो डिफरेंट आइडेंटिटीज है पीपल की उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि ये पर्सन साउथ इंडियन का है, ये नॉर्थ इंडियन का है ना, ये नॉर्थ ईस्ट इंडियन का है, ये राजस्थान से बिलोंग कर रहा है। तो ये सारी चीजें हम किस बेसिस पर, हमारा जो लैंग्वेज होता है, रिलीजन होता है, हमारा जो कॉस्ट्यूम होता है, इथनिसिटी होती है, उस बेसिस पर पर्सन की एक आइडेंटिटी होती है ना। हम यहाँ पर देखिए, नो सोशल साइंटिस्ट और हिस्टोरियन और इकोनॉमिस्ट इज एज ऑफन लेबल्ड एज डूइंग सो। बट अगर हम हिस्टोरियंस की बात करते हैं, इकोनॉमिस्ट की बात करते हैं, तो वो अपने ऊपर ऐसा कोई भी लेबल नहीं लगाते हैं। वो सारे पर्सपेक्टिव्स को, जितने भी लिबरल डिसिप्लिन्स हैं, जितने भी लिबरल यहाँ पे पर्सपेक्टिव्स हैं, उन्हें यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद चीजों को प्रेडिक्ट करते हैं, which is innate in human society. How can we forget the history, human evolution, the formation of society, culture and groups, and speak from naive position of simply being human? Okay, अब जैसे कि अगर हमारी आइडेंटिटी हमारी इंपॉर्टेंट नहीं होती, सो यहाँ पर जो आपकी कंट्रीज हैं वो बॉर्डर यहाँ पर क्यों डिफाइन करती है कि ये हमारा बॉर्डर है ना। और जो हम आइडेंटिटी की बात करते हैं, हमारे यहाँ पे पासपोर्ट, अगर हम एक कंट्री से दूसरे नेशन, एक नेशन से दूसरे नेशन में ट्रेवल करने के लिए जा रहे हैं, सो वाई डू वी हैव पासपोर्ट्स, है ना। सो दिस इज अ मैटर ऑफ आइडेंटिटी, ये हमारी मैटर होती है आइडेंटिटी की। तो देखिए इसमें यही थोड़ी सी मतलब कि आपकी जनरल सी एलिगेशन बताई गई हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा लिबरल आर्ट एजुकेशन है इसे ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। इससे क्या होगी, आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज द सीवियर एरोजन ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, सीवियर इरोजन ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म की, है ना। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, ऑन February 8 केरला चीफ मिनिस्टर will lead a protest in New Delhi against the Center for placing Kerala on a financial embargo। यहाँ पर जो केरला की गवर्नमेंट है वो क्या करना चाहती है, न्यू दिल्ली में प्रोटेस्ट करना चाहती है। वाई? क्योंकि यहाँ पर केरल को फाइनेंस एम्बार्गो के अंदर रखा गया है। उनको हम बात करते हैं, सेंटर ने यहाँ पे इम्पोज किया है नेट बोरोइंग सीलिंग्स। यहाँ पर जो नेट बोरोइंग सीलिंग्स है इसको यहाँ पे इम्पोज किया गया है। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या करते हैं, स्टेट्स को लिमिट्स करता है कि बोरोइंग से, मतलब कि अगर स्टेट लोन ले रहा है कहीं से भी कुछ भी, तो उस पर क्या होता है, कैप लग जाता है और उनकी जो बोरोइंग्स हैं उनको लिमिट किया जाता है। सो ये क्या होता है, आपका जो आर्टिकल 293 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये इसको क्या कर रहा है, यहाँ पे वॉलेट कर रहा है। ओके, सो एक तरीके से क्या कर रहा है, जो फिजिकल फेडरलिज्म है कंट्री की, ड्यू टू दिस इम्पोजिशन ऑफ एमबीसी, ये क्या कर रहा है, जो फिजिकल फेडरलिज्म ऑफ द स्टेट है इसको ये वॉलेट कर रहा है। सो एमबीसी का काम क्या होता है, सो एमबीसी लिमिट्स द बोरोइंग ऑफ द स्टेट फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग ओपन मार्केट बोरोइंग। एमबीसी क्या लिमिट करता है कि जो स्टेट्स यहाँ पर लोन ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, तो उसमें यहाँ पर लिमिट इम्पोज करता है, चाहे आप किसी भी अदर सोर्सेज से ले रहे हैं, और इसमें आपका जो ओपन मार्केट है उसे भी इंक्लूड किया गया है। सेंटर ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि जो स्टेट का फिजिकल डेफिसिट वो राइज हो रहा है ना, उसे यहाँ पर हमें क्या करना है, कम करना है। इसी के चलते यहाँ पे जो पब्लिक अकाउंट्स हैं उन्हें भी एमबीसी के एम्बिट में यहाँ पर रखा गया है। सो इन एडिशन बोरोविंग बाय स्टेट्स ओन एंटरप्राइजेस वेयर द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आर serviced out of the budget or through a sign of taxes or cess or any other state revenues। ओके, सो केरला पर्टिकुलरली एजिटेटेड, यहाँ पे जो केरल है बहुत ज्यादा इसमें गुस्से में है कि उन्होंने ये जो डेब्ट पहले से इंटरप्राइजेस से लेकर रखा है, और उसके चलते यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो फंडेड, यहाँ पर स्टैट्यूटरी बॉडी की बात करते हैं, केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड है, जो कि यहाँ पर फंडेड है बाय द प्राइवेट स्टेट ओन एंटरप्राइजेस, उस पर भी यहाँ पर उनका जो बजट है इन्हीं बोरोविंग से चल रहा है ना। सिंस द डेट ऑफ KIIFC इज नाउ इंक्लूडेड इन एमबीसी। अब यहाँ पर जो डेट है
KIIFB का, वो भी NBC के अंडर में इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं फॉर द वेलफेयर स्कीम, यहाँ पर जो पेंशन वगैरह है, इससे मीट करने के लिए स्टेट के पास फंड ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, केरल बहुत ज्यादा एजिटेट हो रहा है। अब हम स्टेट फाइनेंस की बात करते हैं, जैसे कि आर्टिकल 293 सब क्लॉज ऑफ द 3 कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे किसकी बात करता है, that state has to obtain a consent of the center to raise any loan। यहाँ पर जो आर्टिकल 293 की हम बात कर रहे हैं, आर्टिकल 293 सब क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि अगर स्टेट को क्या करना है, लोन लेना है, तो इससे पहले उन्हें क्या करना होगा, कोई भी अगर लोन को रेज करें तो इससे पहले स्टेट का कंसेंट लेना होगा, है ना। इसके लिए वहां पे स्टेट क्या करेगा, सेंटर क्या करेगा, सेंटर यहाँ पे पहले देखा गया प्रीवियस लोन कैसा है ना, उस बेसिस पर यहाँ पर क्या होगा, लोन स्टेट ले सकता है। लेकिन अभी क्या किया गया, ये जो सारे जो इम्पोजिशन है वो एमबीसी के अंडर में रखा गया है। अगर हम बात करते हैं जैसे कुछ स्टेट सब्जेक्ट्स होते हैं, स्टेट सब्जेक्ट्स में अगर स्टेट्स को क्या करना होता है, वहां पर पैसे चाहिए, फंड चाहिए। सो ऑन क्लोज स्क्रूटनी द सेंटर्स डिसीजन टू इंक्लूड एक्स्ट्रा बजटरी बोरोविंग बाय स्टेट ओन एंटरप्राइजेस इन द टोटल डेप्थ ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्टेड। तो सेंटर ने यहाँ पर क्या कहा कि हमने स्क्रूटनी की है और उसके बाद हमें ये पता चला है कि जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हैं, ये इन पर बहुत ज्यादा डेट आपका आ चुका है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्टेड है। सो ये सारी चीजें यहाँ पर मतलब उन्होंने मतलब कि कहा कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बहुत ज्यादा यहाँ पर फिजिकल सस्टेनेबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। So Parliament does not have power to legislate upon the public debt of the state। पार्लियामेंट के पास यहाँ पर कोई पावर नहीं है कि वो क्या कर सके, पब्लिक डेट, जो भी स्टेट के पब्लिक डेट्स हैं, जहां से स्टेट आपका फंड राइज कर रही है, सो उसे यहाँ पर क्या करें, लेजिस्लेट करें, और स्पेशली ऑन दो सब्जेक्ट्स, क्योंकि ये आपका एंट्री 43 में स्टेट लिस्ट में आता है। बट कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर सकती है, पार्लियामेंट क्या कर सकती है, यहाँ पे लॉज बना सकती है कि हम जो पब्लिक डेट है स्टेट के अंदर जो भी फॉल हो रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं और डिटरमाइन कर सकते हैं। सो द स्टेट गवर्नमेंट रेजेस अनदर क्रूशियल आर्ग्यूमेंट दैट द बैलेंस इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ द स्टेट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द एमबीसी। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने एक और आर्ग्यूमेंट रेज किया है कि जो पब्लिक अकाउंट बैलेंस है स्टेट का, उसे एनबीसी के अंडर इंक्लूड ना किया जाए, क्योंकि द स्टेट रिलाई अपॉन द आर्टिकल 266 सब क्लॉज ऑफ द 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इंडिकेट दैट द मनी कलेक्टेड बाय द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर सेंटर स्टेट गवर्नमेंट के बाद जो यहाँ पर मनी कलेक्ट की जाती है, विच डू नॉट पर्टेन टू द कंसोलिडेटेड फंड कैन बी ब्रॉट अंडर द हेड ऑफ पब्लिक अकाउंट्स। जो कि आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं है, तो उसे हम किसके अंडर में रखेंगे, पब्लिक अकाउंट से। मतलब कि हमने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आपका वो पैसा नहीं जा रहा है, वो लेकिन कहाँ आ रहा है, आपका अलग से हमने उसको पैसे को रेज किया है ना। सो ये आपका पब्लिक अकाउंट्स में आएगा। फॉर एग्जांपल इसमें आपकी स्मॉल सेविंग्स आ जाती हैं, जो आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं, प्रोविडेंट फंड्स हैं, रिजर्व फंड्स हैं, और अदर यहाँ पे जो भी आपके ट्रेजरी डिपोजिशंस होते हैं, ये सारी चीजें आपका किस में अकाउंट करता है, पब्लिक अकाउंट में कॉन्स्टिट्यूट करता है। सो ये सारा ये कहा जा रहा है स्टेट के द्वारा कि ये एनबीसी के अंडर में इसे ना रखा जाए, इसे एनबीसी के एम्बिट से यहाँ पे विड्रॉ किया जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, स्टेट को बहुत ज्यादा लिमिट कर रहा है, उनकी जो फिजिकल फेडरलिज्म है इसे यहाँ पर इरोज कर रहा है। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल पूरा क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। अगर हम डिलिमिटेशन की बात करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिलिमिटेशन? सो डिलिमिटेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द नंबर ऑफ सीट्स and boundaries of the territorial constituencies in each state for the लोक सभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो यहाँ पर बाउंड्रीज के बेसिस पर, मतलब किस स्टेट का साइज कितना बड़ा है, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, उस बेसिस पर हम लोक सभा की और जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनकी सीट्स को क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है ना। कि अगर ये स्टेट इतना बड़ा है तो इस स्टेट से यहाँ पर 20 एमपीज जाएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये स्टेट इतना छोटा है, यहाँ की पॉपुलेशन यहाँ पर कम है, सो यहाँ से ओनली 2 एमपीज जाएंगे। सो इस तरीके से क्या होता है, आपका डिलिमिटेशन होता है। अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो 1951, 1961 एंड 1971 के सेंसस के बाद हमने देखा कि पहले लोकसभा में 494 सीट्स थी, फिर इसे 552 किया गया, देन 543 व्हेन द पॉपुलेशन वाज 36.1%। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ती गई, हमने लोकसभा की जो सीट थी उसे भी क्या किया, यहाँ पर इंक्रीज किया। बट उसके बाद क्या हुआ, हमने यहाँ पर क्या लेकर आए
कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, ऐसे थोड़ी हम पॉपुलेशन को बढ़ने देंगे, ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हमने पॉपुलेशन कंट्रोल किया। इस पॉपुलेशन कंट्रोल में सदर्न स्टेट्स ने बहुत अच्छा रोल किया, उनका रोल बहुत अच्छा रहा, अच्छे से उन्होंने काम किया। बट नदर्न स्टेट्स में हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। नदर्न स्टेट्स में अभी भी पॉपुलेशन क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज हो रही है। बट इससे के चलते यहाँ पर जो नंबर ऑफ सीट्स था फॉर द सदर्न स्टेट्स वो धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा, क्योंकि पॉपुलेशन कम हो रही, पॉपुलेशन के बेसिस पर यहाँ पर आपकी लोकसभा में सीट्स थी। तो इसके चलते यहाँ पर सदर्न स्टेट्स ने क्वेश्चन रेज किया कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, इंसाफ चाहिए, क्योंकि हम काम भी अच्छा करें और हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में वो भी कम हो। तो इसी के चलते 1971 का जो सेंसस है उसे फिक्स किया गया कि हमने क्या कर दिया, उस बेस पर, मतलब जो उस टाइम पर पॉपुलेशन थी उसी बेसिस पर लोकसभा की आपकी क्या होंगी, सीट्स होंगी। अब फिर से यहाँ पर डिलिमिटेशन की बात चल रही है। अब फिर से क्वेश्चन उठ रहा है कि नदर्न स्टेट्स में आप देखेंगे जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर इन स्टेट्स की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है। एंड अगर हम सदर्न स्टेट्स की बात करते हैं लाइक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, इन स्टेट्स में यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, अगर हम उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, पॉलिसीज प्रोग्राम लेकर आए और पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। तो अभी क्वेश्चन उठ रहा है, अब ये कहा जा रहा है कि अब सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सो आइडियल सॉल्यूशन की यहाँ पे बात की जा रही है कि हमें एक फेडरल प्रिंसिपल की तरफ मूव करना होगा। हमारी जो लिमिटेशन एक्सरसाइज है उसे और ज्यादा इसका जो इन्विसाज करना होगा। इसमें मेनली हमें जो आपके स्टेट्स हैं उनको इक्वल इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करनी होगी, और जो हमारी यूनियन लिस्ट के इंपॉर्टेंट मैटर्स है, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, रेलवेज, टेलीकम्युनिकेशन, टैक्सेशन, इन पर ज्यादा फोकस करना होगा। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि हम ये कर सकते हैं, जो वेरियस स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है मे भी वो लोकसभा में चेंज होगा, बट राज्यसभा में वो वैसा का वैसा ही रहेगा। इससे क्या होगा, आपका जो मतलब स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है वो कम नहीं होगा। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज लोकसभा पासिस एंटी चीटिंग बिल। अब ये बिल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। लोकसभा में ये पास हो गया है, अभी ये राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में अगर ये बिल पास हो जाता है उसके बाद ये फाइनल एसेट के लिए जाएगा, किसके पास, राष्ट्रपति के पास, हमारे प्रेसिडेंट के पास। ओके, सो ऑन ट्यूसडे लोकसभा में आपका पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ यूनियन अनफेयर मीन्स बिल 2024 को प्लेस किया गया था और लोकसभा में से पास कर दिया गया। अब ये लोकसभा से कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। इसमें मेनली ये है कि जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में रिक्वायरमेंट, जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट में, तो उस एग्जाम में जो चीटिंग होती है, ऑर्गेनाइज की जाती है, माल प्रैक्टिसेस होती हैं, सो इस बिल में उसके लिए प्रोविजंस है। लाइक अगर ऐसा कुछ भी चीटिंग वगैरह का प्रोविजन आता है, अगर यूपीएससी की बात करते हैं, यूपीएससी में आपने चीटिंग की है या फिर आपने पेपर लीक किया, ये सारी चीजें, तो इसके लिए आपको क्या होगी, 1 करोड़ रुपए का फाइन देना होगा और मिनिमम 3 साल तक किसमें क्या हो सकती है, आपको सजा हो सकती है। तो ये यहाँ पर भी प्रोविजन है। अभी ये बिल एक्ट नहीं बना है, एक्ट बनेगा उसके बाद ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट लगता है सो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।